नमस्कार। आज हम बात करेंगे एरर, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन का। ठीक है। सिंपल सा टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। और ये टॉपिक किससे रिलेटेड है? प्रैक्टिकल फिजिक्स से। ठीक है। तो अब रियल लाइफ में हम एंटर करते हैं और कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि ये है क्या। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक ये नोट का बंडल गिनने के दूं, तो आपके साथ क्या होगा कि आप इसको एक बार गिनेंगे, फिर आपके दिमाग में कुछ सक जाएगा, फिर दो बार गिनेंगे, हो सकता है कुछ लोग तीन बार भी गिनेंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आपके दिमाग में क्यों जा रहा है कि ये बंडल को हम एक या दो बार या तीन बार गिन रहे हैं? ठीक है, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि हो सकता है पहले बार में कुछ मिस्टेक हुआ हो या दूसरे बार में मिस्टेक हुआ हो, और ये मेरा मिस्टेक बहुत बड़ा गलती हो सकता है, बहुत बड़ा हमको लॉस करवा सकता है। ठीक है। तो आप उसको दो या तीन बार उसको आप काउंट करते हैं, है ना। मतलब पैसा तो खैर एक क्वांटिटी हुआ जिसका मिस्टेक हमको बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए आपने क्या किया है कि आप कहीं ना कहीं बंडल को दो तीन बार गिने। ठीक है, जनरली जो हम लोग करते हैं ऐसा। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं दिमाग में है कि अगर ये जो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है बंडल में, उसके चलते कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकती है। सेम चीज़ अगर देखा जाए क्लॉक के केस में, ठीक है, तो क्या होगा कि आप बहुत सारे लोग घड़ी पहनते हैं, और इस चीज़ पे अगर ध्यान दें कि हर लोग क्या घड़ी आप ध्यान दें तो उसमें क्या मिलेगा आपको कि कुछ लोग का जो टाइम है 5 मिनट आगे चल रहा है, कुछ लोग का टाइम 2 मिनट पीछे चल रहा है, किसी का टाइम 10 मिनट आगे चल रहा है ना। किसी का जो क्लॉक का जो सुई है उसमें क्या हो रहा है कि वो स्लो चल रहा है ना। कभी बैटरी में प्रॉब्लम आ गया या कुछ में प्रॉब्लम हो गया, स्लो हो गया, किसी का सुई अटका हुआ है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि अलग अलग वॉच में जो टाइम है वो सब वॉच में एक नहीं है, डिफरेंट है, अनसर्टेन है ना, फिक्स नहीं है। वो किसी फिक्स वैल्यू को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है। हम जानते हैं कि सारा जो वॉच है इंडिया में वो किसको फॉलो करना चाहिए? टाइम मेरिडियन को फॉलो करना चाहिए। लेकिन हरदम देखते हैं कि 2-3 मिनट आगे पीछे होता है। एक तो ये बात हुआ, ये भी आप लोग देखते हैं। एक और चीज़ आप देख सकते हैं कि पुराने जो बीम बैलेंस का एग्जांपल आप देखें, मान लीजिए, तो उसमें क्या होता था, जैसे कि आप सब्जी लेने जाते हैं तो ये ही बीम बैलेंस यूज होता है। और उसमें क्या होता है कि आप देखते हैं कि एक तरफ वेट रखते हैं और एक तरफ सब्जी रखते हैं, लेकिन होता ये है कि जब आप मेजर करते हैं तो एग्जैक्टली बैलेंस ना करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि सब्जी ही वाला कुछ ज़्यादा अमाउंट दे देता है या कम दे देता है, एग्जैक्ट बैलेंस नहीं कर पाता है ना। जो सब्जी की क्वांटिटी है उसके चलते उसको थोड़ा दिक्कत होता है, तो बस लमसम होता है वो आपको दे देता है ना। तो आपको क्या देख रहे हैं कि वहाँ पर भी हम एग्जैक्ट वैल्यू के पास नहीं गए। ठीक है। तो उसको थोड़ा सा ठीक करने के लिए, मेजरमेंट को ठीक करने के लिए आजकल डिजिटल भी आता है आपको वेइंग करने के लिए। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी आता है। लेकिन उसको भी आप ध्यान से देखिए, किराना दुकान पे आप जाते हैं, चीनी लेते हैं 1-2 किलो, मैदा लेते हैं, तो क्या करता है 998 ग्राम, 999 ग्राम, 1012 ग्राम, 10 ग्राम, है ना। अगर 1 किलो ले रहे हैं तो ऐसे आपको वैल्यू मिलता है, एग्जैक्ट आपको 1000 ग्राम बहुत कमी केस में मिलता है। तीन सारे एग्जाम्पल को आप जब देखें तो उससे आपको दिमाग में ये आया कि रियल लाइफ में क्या हो रहा है कि कोई ना कोई जो भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं वो अनसर्टेन है, वो फिक्स नहीं है। वो जो ट्रू वैल्यू है जहाँ होना चाहिए वहाँ पर नहीं पहुँच रहा है। जैसे कि किराना दुकान पे वो 1 किलोग्राम पर वैल्यू नहीं पहुँच रहा था, है ना। तराजू जो है सब्जी लेने समय पूरा बैलेंस नहीं हो रहा था। नोट गिनने समय हम 2-3 बार गिन रहे थे क्योंकि हमारे दिमाग में था कि कुछ गड़बड़ी हो सकता है जो हमको लॉस करवा सकता है, या अलग अलग लोगों के वॉच में अलग अलग टाइम। ठीक है। तो रियल लाइफ में ये चीज आपने देखा कि हर जगह कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। इसी गड़बड़ी को प्रैक्टिकल फिजिक्स मानता है कि ये गड़बड़ी सिर्फ रियल लाइफ में नहीं है ना। आप जब इसी को सब्जेक्ट में आप लेके आते हैं, मतलब फिजिक्स में आप प्रैक्टिकल में इंटर करते हैं, तो वो भी तो एक रियल लाइफ पार्ट है। आप प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। आप जो थियोरेटिकल पार्ट पढ़े उसका आप प्रैक्टिकल करेंगे, और आप जानते हैं कि प्रैक्टिकली में रियलिटी में क्या होता है, ये होता है जो हम अभी बात कर रहे हैं। तो अगर इसको हम अपने दिमाग में नहीं डालें कि एरर जो होता है ना, जो हम थ्योरेटिकल पढ़ते हैं उसमें भी जब उसका कैलकुलेशन में जाएंगे या उसके बेस कुछ प्रैक्टिकल करेंगे, तो उसमें क्या हो सकता है, एरर हो सकता है। ठीक है। सेम चीज़ फिजिक्स मानता है और इस चीज़ को एक्नॉलेज करता है ना। और इसके बारे में हम पढ़ते भी हैं और डिस्कस करेंगे कि इस चीज़ को कैसे क्या डील करना है। ठीक है। तो ये जो रियल लाइफ प्रॉब्लम हो रहा है हमारे साथ, है ना, कि हर जो कैलकुलेशन मेजरमेंट जिसका ले रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू अनसर्टेन है, या रख रहे हैं जानबूझ के, या हो जा रहा है। ठीक है।
इसी को हम क्या बोलते हैं, एरर। ठीक है, कि कोई भी मेजरमेंट लेंगे उसमें एरर होने का संभावना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मेजरमेंट नहीं, कुछ क्वांटिटी जो मेजर वैल्यू पे डिपेंड करे उसमें भी एरर हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लिए आपको कि मान लीजिए फोर्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। तो फोर्स हम कैलकुलेट किए, फोर्स हम जानते हैं, फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए मास और एक्सेलरेशन। अब मास जो है हम कहीं ना कहीं मेजर करेंगे, है ना, यहाँ मेजरमेंट आया। और एक्सेलरेशन भी है, एक्सेलरोमीटर वगैरह से हम मेजर करेंगे, वो भी एक डिवाइस हुआ। उसमें भी कुछ ना कुछ एरर हो सकता है और इसमें कुछ ना कुछ एरर हो सकता है। तो अगर इन दोनों में एरर है तो फोर्स में क्यों एरर नहीं हो सकता है क्या? तो सेम बात है कि कोई भी मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसमें एरर हो सकता है। और कोई वैसा क्वांटिटी जो किसी मेजर वैल्यू पे डिपेंड करता है ना, रियली में जो मेजर वैल्यू पे डिपेंड करता है उसमें भी एरर हो सकता है। सेम बात है, इस चीज़ को दिमाग में रखते हैं और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एरर। ठीक है, अब जब एरर का बात होता है फिजिक्स में, ठीक है, तो जैसे ही हम एरर का बात करते हैं तो अब दिमाग में तो ये आ गया कि रियल लाइफ में ये हो रहा और ये जो प्रॉब्लम है हमें प्रैक्टिकल लाइफ में भी मिलेगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तब दो टर्म आते हैं हमारा, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। पहले इसको समझते हैं और फिर ये देखते हैं किस तरह से हमारे प्रॉब्लम को, एरर के प्रॉब्लम को डील करने में मदद करेगा, सॉल्व करने में मदद करेगा, है ना। एक्यूरेसी क्या चीज़ है, प्रिसीजन क्या चीज़ है? ऐसे एक्यूरेसी का तो आप सिंपली मतलब समझते हैं इंग्लिश में, है ना। सेम चीज़ है मेजरमेंट को लेके। एक्यूरेसी क्या है कि हमें एक आइडिया देता है ना, किसी भी मेजर वैल्यू का, कि वो जो उसका रियल वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, उसके कितना पास है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम वो किराने की दुकान पर गए और हमें क्या चाहिए था, 1 किलो चीनी, है ना। ठीक है, तो एक बार गए तो एक ने तौल के दिया 998 ग्राम और एक ने तौल के दिया 1010 ग्राम। ठीक है, तो दोनों में एक्यूरेट कौन है? तो दोनों में एक्यूरेट वही होगा जो सबसे पास होगा। कौन पास है? 998 कि 1010 ग्राम। तो सिंपल आपको दिखाई दे रहा है कि 998 ग्राम सबसे पास है 1000 ग्राम के। तो 998 ग्राम जो मेजरमेंट हुआ चीनी का, वो क्या हुआ आपको, वही आपको हुआ एक्यूरेट मेजरमेंट। ठीक है, तो एक्यूरेसी क्या बताता है कि जो मेजरमेंट है वो रियल वैल्यू, ट्रू वैल्यू के कितने पास है। अब आते हैं प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या बताता है? प्रिसीजन बताता है लिमिटेशन, है ना, किसी डिवाइस या किसी इंस्ट्रूमेंट का मेजरमेंट का लिमिटेशन, कि वो कहाँ तक कोई भी चीज़ को नाप सकता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल दो डिवाइस लेते हैं, है ना। एक ले लेते हैं हम अपना स्केल, ठीक, और एक हम अपना ले लेते हैं स्क्रू गेज। ठीक है, अब स्केल को देखें तो स्केल का जो मिनिमम वैल्यू है जो वो नाप सकता है वो है 0.1 सेंटीमीटर, है ना। जबकि स्क्रू गेज, खैर आपको प्रैक्टिकल में मिलेगा स्क्रू गेज, अगर अभी तक आपको नहीं मिला है तो एक डिवाइस है जिसको जनरली थ्रेड वगैरह का रेडियस या थिकनेस नापने के लिए यूज करते हैं। तो स्क्रू गेज का जो आपका लिस्ट काउंट है, क्या है लिस्ट काउंट, इसमें भी बात करेंगे, समझ ली। लिस्ट काउंट ही हमें प्रिसीजन के बारे में बताता है। तो उसका जो स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट है वो होता है 0.001 सेंटीमीटर। तो अगर हम कंपेयर करें अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के स्केल से और स्क्रू गेज से, तो दोनों में हम देख रहे हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है वो सबसे कम कौन सा क्वांटिटी नाप सकता है, 0.1 सेंटीमीटर, है ना। और जबकि आपका ये जो स्क्रू गेज है वो क्या नाप सकता है, 0.001 सेंटीमीटर, सबसे कम, है ना। तो अगर कोई क्वांटिटी जो बहुत छोटा है तो उसके सबसे पास कौन पहुंच पाएगा, स्क्रू गेज की स्केल? तो सिंपल आंसर होगा स्केल। स्केल से आप थिकनेस नहीं नाप सकते एक पेपर या एक वायर का, जबकि स्क्रू गेज से नाप सकते हैं, है ना। तो स्क्रू गेज यहाँ पर ज़्यादा प्रिसाइज हुआ, है ना, मतलब स्क्रू गेज का रेजोल्यूशन काफ़ी हाई हुआ, वो काफ़ी छोटा क्वांटिटी को भी मेजर कर सकता है। ठीक है, मतलब कि प्रिसीजन हमें क्या बताता है कि जो क्वांटिटी को हमको मेजर करना है उसके सबसे पास कौन हो सकता है ना। प्रिसीजन क्या बताता है कि जो मेजर्ड वैल्यू है उसके सबसे पास कौन सा डिवाइस हो सकता है, जबकि एक्यूरेसी क्या बताता है कि कौन सा डिवाइस सबसे पास है ना। प्रिसीजन क्या बताता है कि कौन हो सकता है, और एक्यूरेसी क्या बताता है कि कौन सा मेजरमेंट सबसे पास ट्रू वैल्यू के है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हुआ। एक एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमने लिखा है कि
एक सर्टेन लेंथ है ना, जो कि लगभग आपको कितना है, हाँ एक सर्टेन लेंथ है जिसका ट्रू वैल्यू है आपको 3.678 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक। तो अगर ट्रू वैल्यू इसका अगर 3.678 है मान लीजिए, ठीक है, और उसको हम दो डिवाइस से नाप रहे हैं, एक सॉरी दो इंस्ट्रूमेंट है उसको नाप रहे हैं। पहला जो इंस्ट्रूमेंट है उसका रेजोल्यूशन है 0.1 सेंटीमीटर, मतलब कि वो सबसे छोटा क्या मेजर कर सकता है, 0.1 सेंटीमीटर मेजर कर सकता है। इस डिवाइस से, इस इंस्ट्रूमेंट से इसको नापे, ये जो भी वैल्यू था, है ना, जो भी चीज़ था उसको नापे, तो मेरा वैल्यू आया 3.5 सेंटीमीटर। और फिर एक और डिवाइस लिए जिसका रेजोल्यूशन बहुत अच्छा है, और वो कितना है, वो मिनिमम 0.01 सेंटीमीटर नाप सकता है, और उससे हम नापे तो मेरा वैल्यू आया 3.38। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो कौन सा वैल्यू सबसे पास है, तो 3.5 सबसे पास है इसके, है ना। 3.5, ये जो ट्रू वैल्यू है 3.678, उसके सबसे पास कौन है, 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि पहला इंस्ट्रूमेंट। तो हम क्या कहेंगे कि पहला इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा एक्यूरेट है। जबकि अगर आप सेकंड इंस्ट्रूमेंट पे ध्यान दें तो वो क्या कर सकता है, अगर वो बहुत अच्छा डिवाइस होता, ठीक है, तो वो इसके बहुत पास पहुंच सकता है। मतलब कि अगर सेकंड डिवाइस से हम देखें तो हम 3.67 नाप सकते हैं, है ना। जबकि सेकंड डिवाइस से हम सिर्फ क्या नाप सकते हैं, 3.6 तक ही नाप पाएंगे। तो अगर हम पास पहुंचना चाहेंगे तो किस डिवाइस से सबसे पास पहुंच सकते हैं, सेकंड डिवाइस से। तो जिससे सबसे पास पहुंच सकते हैं वो हो गया सबसे प्रिसाइज डिवाइस, यानी कि आपको जो सेकंड डिवाइस है वो प्रिसाइज हो गया, और जबकि जो पहला डिवाइस है जिससे सबसे पास पहुंचे हैं वो हो गया एक्यूरेट, है ना। तो ये होता है एक्यूरेसी और प्रिसीजन का जनरली मतलब। ठीक है, इसको एक और एग्जांपल से समझने का कोशिश करते हैं, है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको आप बनाने का भी कोशिश कीजिए। क्वेश्चन है कि नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी जो है वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक मेजरमेंट ले रहे हैं 12 बजे दोपहर को, है ना। स्टैंडर्ड क्लॉक में 12 बज रहे हैं दोपहर को, और दो और अलग से क्लॉक हैं, ठीक है, उनको भी हम मेजर कर रहे हैं, हर दिन मेजर कर रहे हैं कि 12 बजे उन दोनों क्लॉक में टाइमिंग क्या था। ठीक है, जब स्टैंडर्ड क्लॉक में 12 बज रहे थे तो बाकी जो दोनों क्लॉक है उसमें अलग अलग दिन कौन सा टाइम था, और इस तरह से हम वैल्यू को मेजर किए। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन दोनों क्लॉक में से किस क्लॉक को आप लेना पसंद करेंगे, है ना। किस क्लॉक को आपको, मतलब कौन सा क्लॉक आप यूज करना पसंद करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब दोनों क्लॉक को देखिए, हम क्या मेजर कर रहे हैं, ट्रू वैल्यू मेरा क्या है, 12 बज रहे हैं। ठीक है, तो आप क्लॉक वन को देखें, तो क्लॉक वन में आप देखिए तो मंडे से लेके सैटरडे तक, सॉरी संडे तक, हर वैल्यू जो है वो लगभग 12 बजे के सबसे पास है। ठीक है, जबकि क्लॉक टू में जो भी वैल्यू है वो 12 बजे से काफ़ी दूर दिखाई दे रहा है हमको। ठीक है, इस तरह से सेकंड क्लॉक में 12 बजे से काफ़ी जो वैल्यू है वो दूर है, और फर्स्ट डिवाइस में पास है। तो सेकंड डिवाइस जो हुआ एक्यूरेट हुआ, और फर्स्ट डिवाइस जो हुआ वो, सॉरी गलत हो गया, फर्स्ट डिवाइस जो है वो आपको ज़्यादा पास है तो वो एक्यूरेट हुआ, जबकि सेकंड डिवाइस लेस एक्यूरेट है क्लॉक वन के अपेक्षा। ठीक है, लेकिन आप अगर देखिए तो हर दिन का आप दोनों क्लॉक का वेरिएशन अगर नापे, जो भी वो टाइम नाप रहा है, ठीक है, अगर उसका वेरिएशन नापे तो जो वेरिएशन हो रहा है टोटल, है ना, क्लॉक वन में, ठीक है, और क्लॉक टू में, दोनों का वेरिएशन अगर आप देखें तो आपको मिलेगा कि क्लॉक वन का वेरिएशन ज़्यादा है ना। क्लॉक वन का वेरिएशन आपको ज़्यादा मिलेगा, लगभग आपको क्लॉक वन का जो वेरिएशन है वो आपको मिलेगा कितना, 162, है ना। कि क्लॉक वन में जो वेरिएशन हो रहा है पूरे सप्ताह भर में वो कितना हो रहा है, 162, है ना, क्लॉक वन में। ठीक है, क्लॉक वन में इतना वेरिएशन हो, जबकि क्लॉक टू में आपको वेरिएशन हो रहा है लगभग आपको 31 सेकेंड। मतलब कि कहने में मतलब वेरिएशन क्या बोल रहे हैं कि क्लॉक वन जो है उसमें जो चेंज इन टाइम है ना, वो लगभग 162 सेकेंड जो है वो टोटल चेंज हो रहा है। ठीक है,
वेरी कर रहा है, बहुत बड़ा रेंज है वेरी करने का क्लॉक 1 का। और जबकि क्लॉक 2 में जो भी वैल्यू भले 10 ही बजे के आसपास वो सारा काउंट कर रहा है, लेकिन वेरी यानी कि हर दिन का जो चेंज है एक दूसरे के अपेक्षा में वो कम है क्लॉक 2 में। ठीक है, तो क्लॉक 2 जो होगा वो मोर प्रिसाइज है। ठीक है, तो मेजरमेंट के लिए जनरली हम मोर प्रिसाइज टूल को प्रेफर करते हैं। ठीक है, एक्यूरेसी तो हमारा एक्सपेरिमेंट में बहुत सारा तरीका पे डिपेंड कर सकता है, लेकिन जनरली कोई भी टूल को हम यूज करते हैं इस बेसिस पे कि उसका प्रिसीजन कितना अच्छा है ना। तो जनरली हम हो सकता है कि अगर हमको जो क्योंकि अगर इस साइंटिफिक मेजरमेंट का बात करें तो हमको जितना ट्रू वैल्यू उसके पास रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो हम कौन सा क्लॉक को यूज करेंगे, क्लॉक 2 को। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा प्रिसाइज है। भले ही क्लॉक 1 जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट है, लेकिन क्लॉक 2 जो है वो ज़्यादा प्रिसाइज है। तो प्रिसाइज का मतलब हुआ कि जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं उसके कितने पास हम पहुंच सकते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को यूज करके, है ना। जबकि एक्यूरेसी का मतलब क्या हुआ कि कितने पास पहुंचे, है ना। अगर मेजरमेंट किए तो कितने पास पहुंचे, जो जितना पास पहुंचेगा वो ज़्यादा एक्यूरेट कहलाएगा, और जो जितना पास पहुंच सकता है उसको ज़्यादा प्रिसाइज बोलेंगे। तो थोड़ा सा एकदम अगर आप देखें तो एकदम पतला सा लाइन है दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो बहुत कम ही उसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। इसलिए आप ध्यान दीजिए कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या है। ठीक है, अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप अपना डाउट हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये था एक्यूरेसी, प्रिसीजन और एरर। एक मिनट रुक जाइए, एक और बात कर लेते हैं। अभी एरर खत्म नहीं हुआ है ना, अभी एरर जस्ट चालू हुआ है। तो हमने सबसे पहले दिमाग में अपने लेके आया कि एरर में होता क्या है ना। और ये ज़्यादातर हम लोग प्रैक्टिकल जब भी करेंगे तो इसको अपने दिमाग में रखेंगे, अकाउंट में रखेंगे। और आगे जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं अभी, वो यही बात करेंगे एरर कैलकुलेशन पे, है ना। तो सबसे पहले अभी हम लोग पढ़ेंगे कितने टाइप का एरर होता है और एरर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। क्यों एरर को कैलकुलेट वगैरह करने का बात हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि जब आप साइंस को अपने स्ट्रीम में रखते हैं, कैरियर वाइज आप पढ़ते हैं ना, हम जैसे बात किए थे कि आपको कैरियर वाइज पढ़ना है। तो जब आप साइंस को कैरियर वाइज पढ़ेंगे तो साइंस का कैरियर में प्रैक्टिकल एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। और अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं और उसमें बहुत ज़्यादा एरर है तो वो प्रैक्टिकल वैलिड नहीं होता है। ठीक है, किसी भी प्रैक्टिकल का वैलिडेशन मतलब कोई भी ऑब्जर्वेशन का वैलिडेशन तभी होता है जब उसमें एरर कम हो। ठीक है, इसलिए आपको एरर को बहुत अच्छा से समझना होगा, और एरर को सिर्फ समझना नहीं होगा, कैलकुलेट करना भी आपको एरर को आना चाहिए। तो अभी तो सिर्फ इंट्रोड्यूस किए कि एरर क्या होता है और किस चीज़ पे हम ध्यान रख के एरर को कर सकते हैं, एक्यूरेसी और प्रिसीजन। ठीक है, तो अब बात करेंगे कि कितने टाइप का एरर होता है और उन अलग अलग टाइप के एरर को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो ये बात हम अगले क्लास में करेंगे। इस क्लास के लिए इतने ही, धन्यवाद।